हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 2 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट कि अगस्त में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ उसकी रिपोर्ट सामने निकल के आई। ठीक है, तो बताया गया कि अगस्त अगस्त इन द मंथ ऑफ अगस्त जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है एज कंपैरिजन टू द मंथ ऑफ जुलाई का जो कलेक्शन हुआ था उससे थोड़ा कम हुआ है ना। वहीं हम जुलाई के कलेक्शन की बात करें, जुलाई में जो कलेक्शन था वो 1.16 लाख करोड़ था, जीएसटी कलेक्शन था। अब जीएसटी क्या है ये तो समझना जरूरी है भाई। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी इट्स अ पहली बात तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को वो क्या कर दिया एक तरीके से एक सिंगुलर पाथ में लेके आ गए। पहले क्या था, पहले स्टेट अलग टैक्स लगाता था, सेंट्रल अलग टैक्स लगाता था, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब क्या हो गया, अब जीएसटी के आने से एक यूनिफाइड टैक्स आ गया है ना। यूनिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, जिसके चलते पूरा का पूरा टैक्स स्टेट के पास, सेंट्रल के पास जाता है। फिर सेंटर आफ्टर गेटिंग द रेवेन्यू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट स्टेट्स को। ठीक है, तो वही बताया गया कि इन दी मंथ ऑफ जुलाई जो कलेक्शन 1.16 लाख करोड़ हुआ था उसके कंपैरिजन में हम अगस्त के कलेक्शन की बात करें तो वो सिर्फ 1.12 लाख करोड़ हुआ है। सिर्फ इतना कम डिक्रीमेंट आ गया। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये ऐसा ऐसा कुछ अ, ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीएसटी जो हमारा इंडिया की इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है, बहुत ज्यादा फास्ट पेस से रिकवर कर रही है। और वही हम बात करें तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर अगस्त के मंथ की, तो उसके कंपैरिजन में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है वो 30% से हाई है। तो क्योंकि वो होना ही था। रीजन बीइंग इज क्योंकि इन द मंथ ऑफ अगस्त इन द ईयर 2020 कोविड 19 था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई नहीं। और वही कोई बिजनेस नहीं हुआ, जब बिजनेस नहीं हुआ तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई तो कलेक्शन भी नहीं हुआ होगा। तो इसी के चलते बताया गया कि एज कंपैरिजन टू दी नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। बट हाँ, कंपैरिजन टू दी प्रीवियस मंथ जुलाई 2021 उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है। बट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट पेस से रिकवर कर रही है। मूविंग फर्दर, सो एक रिपोर्ट निकल के आई। अब एक रिपोर्ट में बताया, अच्छा ये रिपोर्ट है क्या, ठीक है, ये आज अ, इसी के बेसिस पर एडिटोरियल भी है आज, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वही बताया गया कि अगर एक की रिपोर्ट निकल के आई तो इसका बहुत सिंपल सा है, देखना। आई एन फॉर इंडिया है ना, एस ए फॉर सार्स। अब तो आपको पता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यही है ना। तो एस ए फॉर सार्स, उसके बाद जो आता है ना सार्स कोविड 19 जेनोम कंसोर्टियम, तो इसकी रिपोर्ट निकल के आई। ठीक है, तो इंडिया सार्स कोविड 19 जेनम कंसोर्टियम, इसकी रिपोर्ट निकल गया। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि भैया अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेरिएंट्स है कोविड 19 के। इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा वेरिएंट है ना वो डेल्टा वेरिएंट है। फिर डेल्टा के बाद B.1, फिर अल्फा, फिर डेल्टा प्लस, बीटा, फिर गामा। लेकिन सबसे ज्यादा डेल्टा है। देखा जाए तो वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को ये वेरिएंट परेशान कर रहे हैं और अभी भी उनको कोविड 19 का इंफेक्शन हो रहा है। तो वेरिएंट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये रिपोर्ट में आया। लेकिन रिपोर्ट में एक चीज और आई, यही बताया गया रिपोर्ट में कि जरूर हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम कोविड 19 से फिर से इन्फेक्ट हो जाते हैं, बट वैक्सीन तब भी हमें सीवियर डिसीज से प्रोटेक्ट कर रही है ना। हम मरेंगे नहीं, अगर हमें वैक्सीन लगी हुई है तो हम मरेंगे नहीं, हमारी बहुत ज्यादा तबियत खराब नहीं होगी, हमें कोई सीवियर डिसीज नहीं होगी। बट हाँ, हमारी थोड़ी इम्यूनिटी में वीकनेस तो आएगी, ये बताया गया रिपोर्ट में। मूविंग फर्दर, सो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगेन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि प्रोविडेंट फंड, अच्छा प्रोविडेंट फंड होता क्या है। तो प्रोविडेंट फंड जो है ना उसमें होता क्या है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो होता है वो भी अपनी कुछ सैलरी का कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। दोनों लोग इस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। और आफ्टर द रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के पहले भी आप निकाल सकते हो, बट ये यूजुअली आफ्टर द रिटायरमेंट के बारे में जाना जाता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट ये निकाला जाए। ठीक है, पैसा निकाला जाए जो कि आपके, जब आपकी हेल्थ अच्छी ना हो या फिर आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में ये पैसा काम आए। ठीक है, या रिटायरमेंट जब होगा आपका तो आपको ये पैसा मिलेगा।
अब देखा जाए तो मिनिस्ट्री ने बोला कि देखो, अभी हम क्या करेंगे, जो पीएफ का अकाउंट है वो पहले एक ही अकाउंट हुआ करता था जिसमें एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता था, एम्प्लॉय भी अपना कंट्रीब्यूशन देता था। अब हम लोग एक अकाउंट को स्प्लिट कर देंगे दो अकाउंट में, ठीक है। एक में इस जिसमें एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा और उसमें एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, हुआ क्या, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसा निकालते हो, जो आप पैसा देते हो, प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसा डालते हो, वो टैक्सेबल इनकम नहीं होती, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट के नए रूल्स आए, इनकम टैक्स रूल्स आए, उसमें बताया गया कि अगर किसी का पीएफ कंट्रीब्यूशन, किसी एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होता है, एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा होता है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ, एम्प्लॉयर करे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में टैक्स नहीं लगेगा, बट हाँ, एम्प्लॉय का अगर जो कंट्रीब्यूशन है इन दी प्रोविडेंट फंड, वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है इन अ ईयर, तो फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगने वाला है। पहले क्या था, पहले आप कितना ही प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, टैक्स नहीं लगता था, नॉट टैक्सेबल। हाँ, कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन अब क्या है कि अगर आपकी इनकम 2.5 से निकल रहा है, 2.5 लाख पर ईयर से निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सो एचआरडी मिनिस्ट्री का एक एक स्टेटमेंट आया। अच्छा, हुआ क्या, ये इंसिडेंट था, एक स्टूडेंट था, बेसिकली एनआरआई स्टूडेंट फ्रॉम कतर, उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था नीट का, ठीक है। तो जब उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उससे पूछा गया कि यू आर इंडियन सिटीजन और एनआरआई, तो उसने एनआरआई पे क्लिक किया। एंड आफ्टर आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एनआरआई, तो उसके पास जब कैटेगरी वाला फॉर्म आया तो कैटेगरी के पास उसके ऑप्शंस नहीं थे, बल्कि वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का बिलोंग करता था, बट उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आया, वो है जनरल कैटेगरी। तो उसने केस फाइल किया था कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में, कि क्या अगर किसी पर्सन एनआरआई है, कोई अगर पर्सन एनआरआई है, तो क्या वो कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं ले सकता। जिसके चलते मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया, अच्छा, हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट में पेंडिंग था, जिसके चलते मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया कि आप एक हेड पर एक ही कोटा का स्लॉट अप्लाई होगा, मतलब एक पर्सन एक ही कोटा ले सकता है, एक पर्सन दो कोटा नहीं, दो कोटा का बेनिफिट नहीं ले सकता। ये सिंपल सी आ गई। अगर आप एनआरआई हो तो आपको एससी एसटी ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, केरला पंचायत ऑफिस, तो केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। केरला गवर्नमेंट ने, बेसिकली पंचायत ऑफिस नहीं, ग्राम पंचायत ने अच्छा डिसीजन लिया। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है केरला के। बताया गया कि अब पंचायत ऑफिस में सर और मैडम नहीं बुलाया जाएगा। इसका रीजन क्या है? बताया जाता है कि अगर आप सर और मैडम बुलाते हो ना, तो ये कॉलोनियल रूल बताता है, ये चीज कॉलोनियल रूल से आती है। सर मैडम का मतलब है कि ये हम सुपीरियर हैं, बट इंडिया इज नाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहां पर पीपल आर सुप्रीम अथॉरिटी, है ना, और ऑल पीपल आर इक्वल, कोई भी किसी के ऊपर नहीं है। इसलिए सर मैडम अब नहीं बुलाया जाएगा। ये केरला के पंचायत ऑफिस में हो चुका है ना, बैन कर दिया सर और मैडम। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, ओके। या सो ऑन द रीजनल पेज, सो अगेन ऑन द नॉर्थ रीजन से हम बात करें तो केरला, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया, तो केरला ने अपना स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल अडॉप्ट कर लिया। स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड, ये दिख रहा है, एंड स्टेट बर्ड इज ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन मतलब नेक बड़ी होती है, अगर हम बात करें तो क्रेन भी बोला जाता है उनको। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टर्म व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी, है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ, डक के शेप में होती है, बस डक का जो नेक होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, बट हाँ, अगर डक का अगर आप जो नेक है थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर दो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, थोड़ा पतला कर दो, तो वैसे ही दिखती है तुम्हारी क्रेन। और अगर उसकी नेक ब्लैक है तो ब्लैक नेक्ड क्रेन हो जाएगा। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो स्टेट बर्ड है, अब लद्दाख ने अडॉप्ट कर लिया, और लद्दाख इज नाउ इन यूनियन टेरिटरी, ओके। मूविंग फर्दर, सो ऑन फ्रॉम दी सदर्न पेज एंड दी वेस्ट पेज कुछ ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज देखा जाए तो एडिटोरियल ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि दिस समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट द लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये बताता है कि एशिया में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आया, कि जब ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने बताया था कि हमने इंडिया को लिबरल कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है, और उसके बाद हम लोग नेशनलिस्ट लोगों को हम लोग कंट्री देके चले गए थे। तो वही चीज बता रहे हैं कि एशिया नेशनलिज्म के बारे में बता रहा है, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, कॉन्सेप्ट पे है तो वो नहीं पढ़ना है। दिस वन इज अबाउट द स्कूल रीओपनिंग। तो स्कूल रीओपनिंग से रिलेटेड है कि भैया स्कूल रीओपनिंग होगा विद द न्यू रूल्स कि भैया मास्क पहन के आना है, आरटीपीसीआर टेस्ट होना, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स का, एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बताई गई। ओके, तो हमारे लिए जो आज दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट द माइक्रो फाइनेंस वाला, इसको अपन डिस्कस करेंगे है क्या, क्या बोलता है, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, जो कि वो इंपॉर्टेंट है, वो जाना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, देन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, इसको अपन पढ़ेंगे। तो दो एडिटोरियल्स हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस द gauging household income key for microfinance clients. So what this editorial talks about? So what happened, अभी microfinance movement जो है इंडिया में स्टार्ट होने वाला है ना, स्टार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है, आरबीआई रिसेंटली रिलीज करेगा डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दी माइक्रो फाइनेंस, ऑल्सो नोन एज कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, उस पर बताने वाला है। ठीक है, और पहले अगर हम बात करें, ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किसके रिकमेंडेशन में बनी है? मालेगाम मालेगाम कमेटी रिपोर्ट जो आई थी उसके रिकमेंडेशन पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेस्ड है। ठीक है, और ये कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटीज देगी, कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटीज देगी। ठीक है, ये बताया गया। अच्छा, सबसे पहले अपन समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस है क्या। अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है स्मॉल लोन देना, स्मॉल लोन देना। ठीक है, अब कितना स्मॉल? देखो, अब हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड डिवाइड होते हैं, है ना, रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड में। तो ये रूरल हाउस होल्ड है और ये अर्बन हाउस होल्ड है। ठीक है, और अगर रूरल हाउस होल्ड मतलब घर, अगर रूरल हाउस होल्ड, रूरल एरिया में कोई घर है, अगर उसकी एनुअल इनकम 1.25 लाख है, कितना? 1,25,000 अगर उसकी एनुअल इनकम है इस रूरल हाउस होल्ड की, और अर्बन हाउस होल्ड की 2 लाख है, 2 लाख है, तो फिर इनको स्मॉल लोन मिल सकता है। और स्मॉल लोन पे क्या लगता है? नो कमोडिटी लोन, मतलब नो मॉर्टगेज लोन, नो मॉर्टगेज, आपको कोई मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ेगा और इन हाउस होल्ड्स को लोन मिल जाएगा। बट एक कंडीशन है कि इनकी हाउस होल्ड की इनकम एनुअली, रूरल हाउस होल्ड है तो 1.25 लाख करोड़ होना चाहिए, और अर्बन है या सेमी अर्बन हाउस होल्ड है तो 2 लाख करोड़ नहीं, सॉरी, 1.25 लाख होना चाहिए, और अर्बन और सेमी अर्बन हाउस होल्ड है तो 2 लाख का आपका एनुअल इनकम होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको नो मॉर्गेज लोन मतलब स्मॉल लोन मिल जाएगा, और इसी को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, ये दिया क्यों जाता है माइक्रो फाइनेंस, है ना? अच्छा, देता कौन है? सबसे पहली बात तो ये देते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल, जैसे ग्रामीण बैंक सुना होगा तो ग्रामीण बैंक देते हैं। ठीक है, फिर देते हैं एनबीएफसी, एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी देते हैं। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ना, वो देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये सारे लोग देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकम सपोर्ट देने के लिए इन फैमिलीज को, इन हाउस होल्ड्स को नो मॉर्गेज मतलब या नो कमोडिटी लोन्स देती है। बट एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब है क्या? तो यही बताया गया कि देखो, अगर हम हाउस होल्ड की इनकम को बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो हमें माइक्रो फाइनेंस देना पड़ेगा, मतलब स्मॉल लोन्स देने चाहिए उन हाउस होल्ड्स को। रीजन बीइंग कि जब हम स्मॉल लोन्स देंगे तो उनके पास एक पैसा आएगा, जिससे अगर उनके पास कुछ आइडिया है बिजनेस करने का तो बिजनेस कर सकते हैं। तो यही चीज बताई गई। मेन जो इस एडिटोरियल में था वो था टू अंडरस्टैंड दी व्हाट माइक्रो फाइनेंस टॉक्स अबाउट, तो वही पढ़ना है। बाकी देखो, अगर यहां पर जो इकोनॉमिक टर्म्स आ जाते हैं जैसे कि कैश इनफ्लो एंड दिस सम, तो ये सारी चीज स्किप कर देना। बट ये समझना कि अभी की रिपोर्ट बोलती क्या है ना, अभी जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं। मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन। अच्छा, अब ये है क्या? ये जो एडिटोरियल है ना, ये बेसिकली इसने कुछ बताया। चलो, अगर हम बात करें तो सार्स, सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, ये सार वैक्सीन जो है वो पहली बार, ऐसा नहीं है पहली बार ये वायरस आया, ये 2002 में भी आया था और चाइना में ही रहा था और 23 कंट्रीज तक लिमिटेड था जब ये 2002 में आया था, और अराउंड 815 लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें से 89 या 90 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन ऑथर का कहना यह है कि आप हमें यह बताओ, सार्स तो उस समय भी था, उस समय तो कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, लेकिन तब भी इतने लोगों को इन्फेक्ट नहीं किया, सिर्फ 815 लोगों को इन्फेक्ट किया।
सीरियस इन्फेक्ट किया और 89 लोगों की डेथ हुई। लेकिन अभी की हम सिचुएशन देखें, अभी के हम वायरस को देखें, कोरोना वायरस को देखें, सार्स कोरोना वायरस को देखें, तो अभी तो पूरे वर्ल्ड पे इंपैक्ट डाल दिया। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो बची हो इससे। हर कंट्री में किसी ना किसी पर्सन की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द सार्स कोविड-19। तो ऐसा क्या है? तो वही ऑथर ने बताया कि हम बात करें जब 2002 में जब यह वायरस आया था, तब उस समय जो लोग थे उनकी जो इनबिल्ड इम्यूनिटी थी, मतलब बॉडी इम्यूनिटी जो इनबिल्ड होती है ना, वो उनकी इम्यूनिटी ना फाइट किया था इस वायरस से, खुद से ही फाइट किया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम बात करें तो अभी वैक्सीन बन गई, कोविशील्ड बनी, कोवैक्सीन बनी, है ना। तो इन लोगों को अब ये वैक्सीन हैं, ये वैक्सीन क्या करेंगी, आपके अंदर बेसिकली डेड वायरस डालती है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो देखा जाए तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन दी जा रही है। बट वही ऑथर ने बताया कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई और फर्स्ट हमने न्यूज पढ़ी थी ना, वो फर्स्ट न्यूज से ही कनेक्टेड है एडिटोरियल। उस रिपोर्ट में यही बताया कि आपको वैक्सीन देने के बाद जो इम्यूनिटी जनरेट होती है, अगर उसको हम कंपेयर करें इनबिल्ड इम्यूनिटी से, तो इनबिल्ड इम्यूनिटी एनी डे बेटर है आपकी इन वैक्सीन की इम्यूनिटी जो जनरेट हो रही है, ये बताया गया। और अभी भी रिस्क है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का, मतलब अगर आप इम्यून हो चुके हो, मतलब आपको वैक्सीन लग चुकी है, तब भी आपके पास डर है कि आपको फिर से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये ऑथर का कहना है, ये मतलब ये एडिटोरियल में समझाया गया। ओके, मूविंग फर्दर। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी की रिपोर्ट आई कि इन द मंथ ऑफ सितंबर जो डेफिसिट आया था रेनफॉल में इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो डेफिसिट थोड़ा बहुत कवर होगा इन दी मंथ ऑफ सितंबर में। मतलब जो नॉर्मल रेनफॉल होती है सितंबर में, उससे कुछ ज्यादा रेनफॉल होगी इन दी मंथ ऑफ सितंबर, और उन एरियाज में होगी बेसिकली सेंट्रल इंडिया में, और उन एरियाज में होगी सेंट्रल इंडिया के जहां पर रेन डेफिसिट आया था। ओके, मूविंग फॉरदर। सो प्रेसिडेंट कलर मिल चुका है आईएनएस हंसा को। तो अब ये प्रेसिडेंट कलर होता क्या है, रामनाथ कोविंद ने, ये प्रेसिडेंट ही देता है प्रेसिडेंट कलर, और ये देखा जाए तो ये उन लोगों को मिलता है, उन मिलिट्री यूनिट को मिलता है जो एक्सेप्शनल सर्विस करते हैं नेशन के लिए। तो आईएनएस हंसा को व्हाट, प्रेसिडेंट कलर मिला हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर इज द हाईएस्ट ऑनर टू दी मिलिट्री यूनिट को, किसी पर्सन को नहीं, यूनिट को दिया जाता है कि क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए उसने एक्सेप्शनल सर्विस करा है नेशन के लिए। मूविंग फर्दर। सो इंडिया की तरफ से 200 आर्मी पर्सनल जाएंगे जेपैड एक्सरसाइज में। तो जेपैड एक्सरसाइज इज अ मल्टीलेटरल आर्म एक्सरसाइज, है ना, मल्टीलेटरल आर्म एक्सरसाइज है ये। ठीक है, आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज है जिसमें 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर देंगे। दो मेजर कंट्रीज है, एक तो रशिया और एक इंडिया। ठीक है, रशिया और इंडिया, बाकी और भी कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है, जैसे कि मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, फिर बेलारूस, ये सारी कंट्रीज हैं। तो देयर आर अराउंड 17 नेशंस। उसके बाद तुम्हारे साउथ चाइना सी से भी हैं, साउथ चाइना सी मतलब अगर हम बस साउथ इंडो पैसिफिक रीजन से भी हैं, इंडो पैसिफिक रीजन से भी 8 कंट्रीज हैं बताया गया। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर। तो याद रखना जेपैड एक्सरसाइज जिसमें 17 नेशंस है, और रशिया में होगी, जेपैड इन रशिया। मूविंग फर्दर। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि देखो अभी इलेक्शन हुए थे 5 जगह पर, है ना, 5 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन हुए थे, और हमारे ईवीएम अभी भी वहीं रखे हुए हैं, है ना। कुछ ईवीएम दिल्ली में रखे हुए हैं और कुछ ईवीएम 5 टेरिटरीज में रखे हुए हैं जो भी 2021 में पोल्स हुए थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि उन वोटिंग मशीन्स को शिफ्ट कर दो टू द यूपी एंड द अदर स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, जहां पर अभी 2022 में इलेक्शंस होने वाले, क्योंकि हमें प्रिपेयर होना है। तो हम चाहते हैं कि हम ईवीएम पहले ही पहुंचा दें, क्योंकि जब से इलेक्शंस हुए हैं ना, वेस्ट बंगाल में, आपके तमिलनाडु में, केरला में, पौंडीचेरी में, तो तब से ईवीएम जो है ना वहीं के वहीं रखे हुए हैं, वहीं पर उन्हीं स्टेट्स में सिचुएटेड है। तो उनको बाहर निकालने की बात आ रही है कि उन अदर स्टेट्स में भेजा जाए ईवीएम्स को, और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मूविंग फर्दर। सो तालिबान ने अर्ज किया है कि हम लोग एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब जैसे कि हर कंट्री में इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। ठीक है,
जिससे अफगानिस्तान में नेशनल रिकंसिलिएशन होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई कोई टेरिटरी अलग लड़ रही है कि नहीं हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहती है, मतलब यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट बनाना चाहती है कि अफगानिस्तान एक इकट्ठा रहे और सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, एथनिक कम्युनिटी, हर किसी को, हर आइडियोलॉजी को। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि आप काऊ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दो, क्योंकि कोर्ट चाहता है कि काउ प्रोटेक्शन जो है फंडामेंटल राइट बन जाए। अब काउ प्रोटेक्शन देखो, काउ स्लॉटरिंग करना, काउ प्रोटेक्शन, एनिमल को प्रोटेक्शन देना अभी भी डीपीएसपी में है। हाँ, आप डीपीएसपी से उसको फंडामेंटल राइट बना सकते हो, ये पार्लियामेंट के पास प्रोविजन है, बट ये पार्लियामेंट के पास है, ये कोर्ट के पास नहीं है। हाँ, कोर्ट ने जरूर कुछ कुछ चीजों को कंसिडर कर रखा है, जैसे कि फ्री लीगल एड, तो फ्री लीगल एड को वो कंसिडर करते हैं फंडामेंटल राइट, बट फ्री लीगल एड को तब कंसिडर करते हैं टू दी पुअर पीपल। लेकिन अगर हम डीपीएस की बात करें तो फ्री लीगल एड सबको मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो अब कोर्ट का यही कहना है कि काउ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दो अगर हमें काउ को प्रोटेक्ट करना है। ओके, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दो, सॉरी, और नेशनल एनिमल भी डिक्लेयर कर दो। मूविंग फॉर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो मेंटल हेल्थ सेंटर जो है फिर से रिकवर होने चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो थे उनको कोविड वैक्सीनेशन बना दिया गया, वैक्सीन एरिया बना दिया गया जहां वैक्सीन लगेंगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उन सेंटर्स को मेंटल हेल्थ सेंटर्स फिर से रिकवरी हो, उनकी फिर से रिकवर किया जाए, ठीक है। और क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड-19, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, अभी लोगों की मेंटल हेल्थ में ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ा ही पड़ा है, मेंटल हेल्थ पे ही पड़ा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिर से उनको अभी आप कवर्ड करने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ सेंटर्स को। मूविंग फर्दर, सो देयर इज समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ना है, ओके, विल स्किप दिस न्यूज। सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में बात करें तो ये न्यूज आपको खुद पढ़नी है, दैट इज व्हाट अमेरिका अचीव इन अफगानिस्तान इन 20 ईयर्स, कि 20 साल में अफगानिस्तान ने क्या अचीव कर लिया, ये आपको खुद से पढ़ना है। रीजन भी क्योंकि हमने बहुत डिस्कस किया तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, अपने अमेरिका को लेकर, तो दिखाया जाएगा, यही बताया जाएगा, देखो 9/11 अटैक के बाद जरूर तालिबान का रिजीम हटा दिया गया था, बट अमेरिका को इतना फायदा नहीं हुआ। अमेरिका क्यों गई थी? अलकायदा को एलिमिनेट करने के लिए। अलकायदा के चीफ उसामा बिन लादेन तो मिला पाकिस्तान में, और उसके बाद भी ओसामा बिन लादेन के बाद भी यूएसए अफगानिस्तान में रहा। अगर उसका मेन पर्पस ये था तो वो अफगानिस्तान से तब निकल जाता जब ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई थी, लेकिन तब भी अफगानिस्तान में वो रहा। मूविंग फर्दर, सो श्रीलंका में हुआ क्या? श्रीलंका में भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, और जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक पे जा चुके हैं, जिसके चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इन दी कंट्री ऑफ श्रीलंका, जिससे अब जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट प्राइसेस, वो मार्केट डिपेंड नहीं होंगे, वो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या क्या बेसिकली प्राइसेस होंगे, स्पेशली फूड के क्या प्राइसेस होंगे। सो आज बिजनेस न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो आज का एनालिसिस छोटा था, क्रिस्प था। सो वी एंड दी एनालिसिस हियर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।